देखिए कल का जो हम लोग प्रोग्रेस किए थे उसमें हम लोग कहाँ तक आए थे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो चुका था। तो हम लोग देख रहे थे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को बताए थे कि ये कैसा दिखाई पड़ता है अलग अलग स्टेजेस पे, और जब सबसे साफ सुथरा दिखाई पड़ता है वो स्टेज था सेल डिवीजन के दौरान, उसको कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेजिक स्टेज में जो हम लोग को क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से ले आए हम लोग ताकि इसको देख सके। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम, नीचे वाला हिस्सा ये भी है आर्म ऑफ क्रोमोसोम। इसको कहा गया था प्राइमरी 1 डिग्री यानी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सही, और इस जगह को कहा गया था सेकेंडरी 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये हिस्सा था सैटेलाइट डीएनए, और ये जो आप देख रहे हैं डिस्क जैसा, इसको कहे थे काइनेटोकोर। ठीक है, और दो में से एक आर्म को अभी हम लोग पी कर रहे हैं और दूसरे आर्म को क्यू कर रहे हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है और फिगर है एक क्रोमोसोम एट मेटाफेजिक स्टेट। और ये मेटाफेज क्या है, सेल डिवीजन के दौरान ये स्टेज आता है, ये स्टेज सेल डिवीजन के दौरान आता है। ठीक है, पीछे का कुछ चीज़ आपको छूटा हुआ है तो ना वीडियोस देखेंगे तो वो चीज़ क्लियर होगा, और जिस जगह पे डाउट होगा तो उनसे पूछ के क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो रेगुलर भी हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग देखे हैं कि क्रोमोसोम इस स्टेज में पहुंचने के पहले ऐसे रहता है और इस स्टेज में पहुंचने के पहले ऐसे रहता है, कहते ना। और इस स्टेज को कहते क्रोमैटिन फाइबर, इस स्टेज को कहते क्रोमैटिड्स। तो ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, और ये क्रोमैटिड फिर आगे चल के बदलता है और ऐसे बन जाता है। तो देखिए पहले सिंगल धागे वाली स्ट्रक्चर थी ये, है ना, ये डबल धागे वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, ये डबल धागे वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। बंद कीजिए उसको। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरफेसिक स्टेज में इसका आपको बता चुके हैं कंपोजिशन क्या होता है। इसका कंपोजिशन होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, इसका कंपोजिशन होता है डीएनए और प्रोटीन, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें मेन मॉलिक्यूल रहता है डीएनए, ये बता चुके हैं। ठीक है, और प्रोटीन का काम क्या है, इसको ऑर्गेनाइज करके रखता है। राइट, तो मेन मॉलिक्यूल डीएनए है। इंटरफेस एक ऐसा स्टेज है जिस समय सेल अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि ये सेल डिवीजन की ओर जा सके। जैसे हम कहीं अगर स्कूल या कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलते हैं तो सुबह उठ के ऐसा थोड़े होता है कि उठ के चले जाते हैं, तैयार होते हैं, है ना, अपना बैग वगैरह तैयार करते हैं, उतने देर तक हमें रहना है इसलिए उस हिसाब से भोजन करते हैं, तब जाते हैं ताकि हम उतने देर का काम कर सके। उसी तरह से सेल जब डिवाइड करता है, डिवाइड करने के पहले ये बहुत सारा टास्क पूरा करता है।
ठीक है। उसी टास्क में से एक टास्क है कि ये अपने डीएनए का क्वांटिटी डबल करेगा। ठीक है, ये अपने डीएनए का क्वांटिटी डबल करेगा और इसके लिए डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए डबलिंग होगा। तो आप जान रहे हैं कि ये मेनली डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है। जब ये डबल होगा तो ये दो धागे दिखेंगे ना डीएनए के। यही वजह है कि क्रोमेटिन अब क्रोमेटिड फाइबर के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसमें दो दो थ्रेड आ गए। गॉट द पॉइंट? ये कैसे हुआ? इससे ऐसे डेवलप हुआ, मतलब इस तरह से कन्वर्ट हुआ क्योंकि इसमें डीएनए का मात्रा डबल हो गया। अब इससे इसमें कैसे है? तो फिर से आपको बता चुके हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अपने आप को क्या है, जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें क्रोमोसोम को भी बराबर हिस्सों में बंटना होता है। ठीक है, तभी तो जो मदर सेल है, मदर सेल से डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम बराबर बराबर बटेगा, है कि नहीं? क्योंकि क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रहता है वो इंफॉर्मेशन जिससे सेल अपना लाइफ कैरी ऑन करता है। ठीक, तो अगर नए सेल में जो बन रहे हैं उसमें अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगा तो अपना सेल वो लाइफ अपना कंटिन्यू कैसे करेगा? इसलिए दोनों में क्रोमोसोम की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब बांट जब रहे हैं, बहुत फैला हुआ मटेरियल है, उसको जब हम सिकुड़ देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो आसानी से बांट सकते हैं, नहीं तो उठाने में ही मुश्किल होगा, है ना? जैसे हम लोग बहुतों को बड़े बड़े कपड़े गिफ्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चादर गिफ्ट कर रहे हैं। अब चादर फैला हुआ है, उठा के लो, देने में भी नहीं बनेगा और कितना और लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से उसको रैप करके पैकेट में लेके देने में भी आसान होता है। तो क्या नहीं लगता है ये उसी तरह का है? काफी लंबा चौड़ा बड़ा है। अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको अगर अच्छे से फोल्ड करके करें तो इसका पार्ट भी लॉस नहीं होगा और ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अपने आप को कंडेंस करने के लिए सोचिए, तो अगर यहां से बेंड करता है, इस जगह से बेंड करता है और ये वाला हिस्सा आके यहां से अटैच होता है, तो देखिए तो ये ऐसे दिखेगा। उसी तरह से यानी ये वाला हिस्सा नीचे की ओर गिरा और ये आके यहां से टच किया, यहां बेंडिंग पॉइंट, यहां बेंडिंग पॉइंट, और ये है ना, ये ऐसे है, इस तरह से मुड़ते हुए ऐसे आके इससे टच किया, यानी ये इस तरफ बेंड कर रहा है, तो नेचुरली ये भी इस तरफ बेंड करेगा और ये इतना जो एक्सटेंडेड था अब ऐसे हो जाएगा, और ये इस तरफ बेंड कर रहा है तो ये इसका हिस्सा ऐसे आके इससे अगर जुड़े, देखिए तो इज इट रिजेंबलिंग द स्ट्रक्चर? इस तरीके से ये धागे जैसा स्ट्रक्चर फ्लावर पेटल यानी फूल की पंखुड़ी जैसा दिखना शुरू करता है, और इसीलिए क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड स्टेज में फ्लावर पेटल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। आई बात समझ में? वे वहां से यहां और यहां से यहां कैसे पहुंचा, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो फिगर है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, लिखेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोमोसोम। ये है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोमोसोम। यहां तक कीजिए, लिखिए द क्रोमोसोम in a eukaryotic cell, क्रोमोसोम in a eukaryotic cell, ए यूकैरियोटिक होगा, एन यूकैरियोटिक नहीं होगा। कोई बताएंगे क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में ई पूरा आ जा रहा है, ई यू पूरा आ रहा है, पूरा ई आ जा रहा है। तो भावल का जब वहां पे प्रोनाउंसिएशन पूरा होने लगता है उसके साथ एन नहीं लगता, ए लगने लगता है, इसलिए एन एम बी ए बोलते हैं। एम एम आ जा रहा है, ए आ रहा है ना, तो इसलिए वहां एम लगा देते हैं, एन एम बी ए पर यू कह रहे हैं, तो इसलिए ए यूकैरियोटिक सेल
In a eukaryotic cell, the chromosome is linear. In a eukaryotic cell, the chromosome is linear. Linear करने का मतलब क्या हो गया? सीधा, यानी इसका दोनों एंड आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा। बाकी कैसा भी उलझे पर दोनों एंड आपस में नहीं जुड़ेगा। अब देखिए, तो अगर हम ऐसे बनाते हैं और ध्यान दीजिएगा ऐसे बनाते हैं, दोनों में उलझन है ना? पर इसमें देखिए ये एंड और ये एंड खुला हुआ है। यहां देखिए तो जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो रहा है। दिस इज सर्कुलर, दिस इज लीनियर। तो ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की निशानी है और ये प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यही बात बोला गया। उसके बाद लिखिएगा इन द इंटरफेज स्टेज। अभी क्या है ये सेल डिवीजन में क्लियर होगा। इन द इंटरफेज स्टेज, हाँ इसी में चलेगा। इन द इंटरफेज स्टेज द क्रोमोसोम appears as a single thread structure initially, as a single thread structure initially, comma, single thread structure initially, comma, called chromatin fiber. ये रहा, called chromatin fiber. Chromatin fiber, full stop. अब अगला पॉइंट दीजिएगा। after sometimes it becomes double threaded structure. It becomes double threaded structure where WHERE, where both the threads, दोनों धागे, where both the threads are held up, पकड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, where both the threads are held up at a point, where both the threads are held up at a point called यहां देखिए सेंट्रोमेयर, और इसका नाम सेंट्रोमेयर लिखिएगा, कॉल्ड सेंट्रोमेयर। सीधा बैठी तो ऐसे करके, हाँ एक हाथ कॉपी पे दूसरा हाथ से लिखेंगे, कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर को हम लोग डिफाइन भी कर रहे हैं। सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जहां पे दोनों थ्रेड्स आके आपस में जुड़ते हैं, और जानते हैं किसी भी क्रोमोसोम का ये रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं यानी जीन्स हैं उनको अगर बताना होगा तो इसी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग बताते हैं। ठीक है, और इसी रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं कि ये वाला आर्म इसका बड़ा है, ये वाला आर्म बड़ा है। तो कहीं से तो नापेंगे, तो नापने के लिए जो हम खूंटा गाड़ते हैं, दिस इज दैट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन the double threaded structure during cell division, the double threaded structure that is the chromatids, ये है that is the chromatids, ये और ये दोनों क्रोमेटिड है ना,
that is the chromatids bend, 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 and their ends, and their ends come and join with the centromere, come and join with the centromere, full stop, come and join with the centromere, full stop. This gives the chromosome, this gives the chromosome its most condensed, this gives the chromosome its most condensed flower petal structure. Flower petal structure. फुल स्टॉप. द स्टेज इज मेटाफेज, यहां लिखा हुआ है द स्टेज इज मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन. द स्टेज इज मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन. अब हेडिंग कीजिएगा पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम. पार्ट्स ऑफ ए मेटाफेजिक chromosome. Serial number 1. The reference part of a chromosome is called centromere, also called as the primary constriction. इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहां पे सबसे पहले यहीं पे दबा हुआ मिलता है. ठीक है. Serial number 2. On the centromere at its opposite ends या opposite surfaces जैसे कल समझा रहे थे. मान लेते हैं ये दीवार है ना, दीवार का एक हिस्सा मान लेते हैं जहां पे ये बोर्ड कसा हुआ है. ये दीवार का वो हिस्सा सेंट्रोमेयर अगर है तो इस दीवार के इस फेस में एक व्हाइट बोर्ड है और ठीक ऑपोजिट साइड में भी एक व्हाइट बोर्ड होगा अगर दो क्लासरूम का ये कॉमन दीवार है तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो दीवार का हिस्सा जहां पे ये व्हाइट बोर्ड आके चिपक रहा है, जुड़ रहा है, वो हो गया इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट या सेंट्रोमेयर. ठीक है. जिससे आके ये व्हाइट बोर्ड जुड़ रहा है और व्हाइट बोर्ड खुद क्या हो जाएगा, ये व्हाइट बोर्ड कहलाएगा काइनेटोकोर. ठीक है. जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ डिस्क शेप का स्ट्रक्चर. इसी बात को यहां मेंशन करने वाले. तो कह रहे हैं क्या, ऑन द सेंट्रोमेयर एट इट्स ऑपोजिट सरफेसेस one proteinous disc like structure join each side
जॉइंस ईच साइड। क्या होता है, सेंट्रोमेयर के ऑपोजिट सरफेसेस पे एक एक प्रोटीनस डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दोनों तरफ आके जुड़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, यानी ये जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर है डिस्क जैसा, इसको कहा जाता है काइनेटोकोर। ये वाला, दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इसका तो जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। अब लोग मेटाफिजिक्स स्टेज के क्रोमोसोम को ही मेनली चूंकि अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसलिए उसको डिफाइन भी करते हैं। इसको काइनेटोकोर कहा गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, तो बताया ना क्रोमोसोम किसी भी सेल का एक्चुअली में जायदाद है, तो उसका प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को दोनों डॉटर सेल में बराबर बराबर बांटना है। इसलिए क्या होता है, इसको दोनों एंड से स्पिंडल फाइबर्स आके जोड़ते हैं। अभी स्पिंडल फाइबर्स क्या थे, जब सबको सेंट्रोसोम पढ़ाए थे, सेंट्रोसोम बताए थे ना, जिसमें सेंट्रियोल रहता है, और सेंट्रोसोम के बारे में बोलते थे कि ये स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर आगे बढ़ेगा और जाके क्रोमोसोम से जुड़ेगा, और क्रोमोसोम के कहाँ, काइनेटोकोर पे। ठीक है, तो काइनेटोकोर वो प्रोटीन वाला डिस्क बनता है जिससे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होगा ताकि इसको खींचा जा सके। ठीक है, ऑपोजिट एंड पे पुल करने के लिए काइनेटोकोर से जुड़ता है। तो ये काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस है कि इससे आके स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा ताकि क्रोमोसोम का बंटवारा हो सके बराबर। इसी बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटोकोर करके लिखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटोकोर करके डैश दीजिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटोकोर, द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटोकोर डैश देखिए। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर, this is the point where spindle fiber from opposite ends this is the point where spindle fibers from opposite ends come and join. This is the point from opposite ends the spindle fibers come and join so that they can pull PULL, so that they can pull the chromosomes, so that they can pull, खींच सके, so that they can pull the chromosomes towards opposite ends, towards opposite ends, towards opposite ends for their equal distribution, for their equal distribution. Serial number 3. The petal like structures on the metaphasic chromosomes are called as its arms. कहने का मतलब है ये जो पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन पंखुड़ी जैसे स्ट्रक्चर्स को इसकी बाहें, इनकी भुजाएं,
इनके आर्म्स कहे जाते हैं, कॉल्ड इट्स आर्म्स। ठीक है, द बिगर आर्म इज कॉल्ड, कॉल क्या कहेंगे, इज रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, ज्यादा बेहतर टर्म। द बिगर आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय P, small p, and smaller arm by small q। P और Q का इस्तेमाल किया जाता है बिगर आर्म और स्मॉलर आर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द साइज ऑफ द आर्म्स इज द, फिर बात कर रहे हैं, इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके आर्म के साइज के आधार पे हम लोग एक दूसरे से अलग करते हैं, उसे बांटते हैं। ठीक है, serial number 4, apart from centromere, the metaphasic chromosome also depresses towards terminal। कोई दिक्कत, कहता है कि सेंटर पर जो दबा उसको छोड़ के किनारे एंड के तरफ भी एक जगह दबता है ये क्रोमोसोम। देखिए तो ये सेंटर पर दबा है ना, इसको छोड़ के देखिए तो किनारे के साइड में एक जगह दबा है ना, और इसका नाम क्या दिया गया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब इस दबाव के कारण एक छोटा सा है ना गोला जैसा क्रोमोसोम लगता है, जैसे बाहर की ओर निकला हुआ है ना, उसको सैटेलाइट डीएनए का। thus इसलिए द प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू दिस secondary constriction is called as satellite DNA। इसके जितने पार्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एक चीज रह गया, ये सैटेलाइट डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ तो होगा, क्यों इसे हाईलाइट किया गया। तो एक टर्म है, एक चीज सुनते होंगे, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है ह्यूमन बीइंग के आइडेंटिटी को लेकर, वो कौन है उसका पता लगाना है। जैसे अभी जो प्लेन दुर्घटना हुआ जिसमें सारे के सारे पैसेंजर्स अहमदाबाद में है ना मारे गए सिवाय एक के, तो उनके आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए क्या किया गया, न्यूज़ सुने,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पता चलेगा जितने पैसेंजर्स थे उन सबका कुछ ना कुछ तो बॉडी पार्ट उसमें होगा ही। तो सब जगह से डीएनए सैंपल कलेक्ट करके अगर उसका एक पैटर्न तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको उन पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स के साथ मैच कराते हैं तो किसी ना किसी से वो मैच जरूर करेगा। इससे ये पर्सन पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है ये पता चलेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, अगर एक फैमिली है जिसमें माँ बाप और एक बेटा है, तो माँ और बाप का जो आप यानी मदर और फादर का जो डीएनए का पैटर्न, डीएनए का जो आप प्रोफाइल करेंगे, उससे मिलता जुलता प्रोफाइल उनके चाइल्ड का होगा। इससे ये पता चलेगा दिस चाइल्ड बिलोंग टू दोज पेरेंट्स, ये बच्चा इन्हीं पेरेंट्स का। ये प्रूफ कौन करेगा? डीएनए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं सेल डिवीजन के दौरान मदर सेल्स डॉटर सेल्स में अपना डीएनए भेजता, लेकिन जब इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो चिल्ड्रन में एक डीएनए आता है फादर के तरफ से, एक डीएनए आता है मदर के तरफ से। इसलिए उस चाइल्ड में जो डीएनए का प्रोफाइल होगा, एक प्रोफाइल मैच करेगा उसके फादर से और दूसरा प्रोफाइल मैच करेगा उसके मदर से, क्योंकि मदर और फादर दोनों का डीएनए जब आया तभी ये बना। तो ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं इसमें कहां पे, देखिए सारे ह्यूमंस में तो सेम डीएनए है ना, तो सिमिलरिटी तो आएगा। डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है सैटेलाइट डीएनए। यहीं पे ज्यादातर करके चेंजेस नजर आते हैं, इसलिए इस पोर्शन के डीएनए का प्रोफाइलिंग ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है और ये किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है। ये हिस्सा फैमिली ट्री को एस्टेब्लिश करेगा और ये हिस्सा पर्सनल पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इन पेरेंट्स के दो बच्चे होते तो दोनों का तो एक डीएनए मदर से और एक डीएनए फादर से आया, तब दोनों का जब डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे तो फिर पता कैसे करेंगे ये चाइल्ड ए का है या चाइल्ड बी का है, क्योंकि दोनों में तो सिमिलरिटी आ गया। अब वहां पे डिस्टिंक्शन कौन करेगा? ये वाला हिस्सा। और यहां पर जो डीएनए का जो सीक्वेंस आएगा वो जनरली एक ह्यूमन बीइंग में एक ही जैसा होगा, दूसरे किसी के साथ मैच नहीं करेगा। जस्ट लाइक आवर थंब इंप्रेशन, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स, बट आवर थंब इंप्रेशंस कैन चेंज ओवर टाइम। इसमें देखिएगा जो बहुत जगह पे थंब इंप्रेशन लगाना होता है, बहुत बूढ़े लोग जो हो जाते हैं 80 प्लस 90 प्लस जो हैं, उनका थंब इंप्रेशन नहीं कैच कर पाता है। रीजन क्या है? उम्र होने के साथ इसमें जो लाइंस है, इसमें जो प्रोजेक्शंस है वो खत्म होने लगते हैं, वो प्लेन हो जाता है। इसलिए थंब इंप्रेशन उनका होते हुए भी आज भी जेन्युइन है पर रीड नहीं करेगा। पर ओवर टाइम जब तक ह्यूमन जिंदा है उसका डीएनए तो चेंज नहीं करेगा। इसीलिए दिस इज मोर स्टेबल फिंगरप्रिंटिंग देन द थंब इंप्रेशन और अदर्स। समझ गए? इसलिए अल्टीमेट फिंगरप्रिंटिंग हम लोग किससे करते हैं? डीएनए से। इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तब इतना सारा बात बताने के पीछे लॉजिक क्या था? ये सैटेलाइट डीएनए ही है जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके, डीएनए प्रोफाइलिंग करके किसी ह्यूमन बीइंग का हम आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करते। तो यहां लिखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ द satellite DNA is in DNA fingerprinting, which is a unique DNA pattern for a human and doesn't match
with other human, so it can be used as a matter of identity of a human being. ये है इंपॉर्टेंस सैटेलाइट डीएनए का। नोट कीजिए, तब तक इधर हम साफ करें। अभी इसको ज़्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि 12th में ऑलरेडी आपको पढ़ना है, तो यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ उसको एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट 2 के सेकेंड चैप्टर में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है। तो हमारे पास टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। हो गया उधर। अब देखिए, इसको समझाएं पहले, उसके बाद अभी हम लोग क्या देखे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंस है कि ये वो जगह है जहां पे सेंट्रोमेयर पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रोमेयर के या सेंट्रोमेयर को हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी बता चुके हैं कि इसमें से एक आर्म को हम लोग पी और एक को क्यू, जनरली बड़े वाले को पी, छोटे वाले को क्यू करते हैं, ठीक है। और ये भी बताया कि यही बनता है क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन का माध्यम भी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी यही बनता है। तो देखिए, एक सिचुएशन ऐसा है कि सेंट्रोमेयर यहाँ पे है, ठीक है, और सेंट्रोमेयर एग्जैक्टली बीच में है, ऐसा कि P बिकम्स इक्वल टू Q। एक सिचुएशन ऐसा हुआ जिसमें P आर्म और Q आर्म दोनों की लंबाई बराबर है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाए। अगर ये नीचे की तरफ खिसका तो यहाँ क्या होगा, स्लाइटली P जो है Q से बड़ा होगा। ऐसे भी बिगर आर्म को P ही कहते हैं, छोटे को Q, तो P थोड़ा सा बड़ा है, Q थोड़ा सा छोटा है। दूसरा सिचुएशन ये हुआ। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा, ये जो है बहुत ज्यादा खिसक गया, इधर से काफी ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है।
और ऐसा हुआ कि P इज मच मच लार्जर देन और बिगर देन Q। और चौथा सिचुएशन ऐसा आया कि इतना नीचे खिसका कि यहां पे Q का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ P है। एक ही आर्म है इस तरफ, एक आर्म इस तरफ, दूसरा आर्म है ही नहीं। ठीक है, तो ये 4 तरह के क्रोमोसोम के शेप्स हो सकते हैं। अगर ये सेंट्रोमेयर, ये पॉइंट किसका है? सेंट्रोमेयर का। दिस इज सेंट्रोमेयर, हर जगह यही है। तो अगर सेंट्रोमेयर इज एट द मिडल इन सच ए वे दैट P बिकम्स Q, है ना, P और Q बिकम्स इक्वल, तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अगर ऐसा रहा इसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब बीच में, इस सेंटर में है। अब देखिए थोड़ा सा खिसा क्या है, इसका नाम हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक। अब यहां देखिए एकदम किनारे की तरफ खिसक रहा है और ये बहुत छोटा हो गया है, तो ये कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। यानी क्यों? बहुत ही छोटा हो गया, तो एक्रो कहते हैं छोटे को, तो यहां एक्रोसेंट्रिक यानी एक बहुत छोटा हो गया, ऐसा सेंटर बनाया, और ये बिल्कुल टेल पर आ गया है, इसलिए इसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। इस तरीके से हमारे पास 4 तरह के शेप हैं और 4 तरह के क्रोमोसोम्स हैं। यही है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। पूरा कर लीजिए। हाँ, जैसे देखिए ना, ये मोर और लेस भी जैसा लग रहा है, ये पूरी तरह से भी है, ऐसी वो हम इमेजिन कर सकते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हाँ, तो आधा घंटा बाकी, क्या करें? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये देखिए, ये है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। छोटा सा साइकिल है, साइकिल से तो बहुत कोई आते हैं। हाँ, क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, तो टेस्ट बात समझ गए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। चलिए, हम पढ़ के आए हैं, समझ कर आए हैं, तो पढ़ा रहे हैं। आइए, ये एक्चुअली क्रोमोसोम लास्ट में बताने के पीछे यही रीजन था कि आप ताकि सेल डिवीजन और सेल साइकिल अच्छे से समझ सकें। कल करे सो आज कर, अभी है टाइम बचा हुआ। तब इधर देखिए, कोई भी सेल अपना लाइफ कैसे लीड करता है, किसी भी सेल का लाइफ कैसे चलता है? पहले वो जन्म लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस पे आने के बाद वो खाना पीना खाता है, यानी एब्जॉर्ब करता है मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स। इसको 2 तरीके से वो यूज करता है। पहला, अपने लिए एनर्जी जनरेट करता है,
और दूसरा इन मटेरियल्स को यूज करता है अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के। तो जब तक एनर्जी जनरेट कर रहा था तब तक ठीक था, उसके साइज में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर ये अपना मटेरियल फॉर कंपोनेंट्स, अपना स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाने लगा तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और हम लोग देख चुके हैं कि सेल में मेनली दो हिस्से होते हैं। हम लोग खासकर यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में का इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें रहता है क्रोमोसोम, और किसी भी स्थिति में न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है आंख, पहले भी कभी बताए होंगे, जो कि हमारे जन्म से लेके हमारे मरने तक एक ही साइज का रहता है, ये नहीं बदलता। उसी तरह से न्यूक्लियस सेल में बनने से लेके सेल के मरने तक उसी आकार का, उसी साइज का रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो नए मटेरियल्स जमा होने के बाद जो सेल का साइज बढ़ेगा वो किसके वजह से? साइटोप्लाज्म, यानी बिल्डअप होगा किसमें? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? सेल का आकार भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे सेल पुराना होता जाएगा और आप उस पुराने सेल को नए सेल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको दो मेन डिफरेंसेस नजर आएंगे। पहला कि उसका साइटोप्लाज्म जब नया था जस्ट उस समय काफी डेंस था, गाढ़ा था। पुराने वाले में साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? वाटरी, मतलब डाइल्यूट होगा, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी बढ़ेगा, दूसरे मटेरियल्स तो बढ़ ही रहे। दूसरा डिफरेंस नजर आएगा आपको उसके न्यूक्लियस के अपीयरेंस में। तो जब नया सेल बना है उस समय आपको लगेगा कि उसका न्यूक्लियस काफी बड़ा है, सेल के साइज के मुकाबले न्यूक्लियस काफी बड़ा है, ऐसा नजर आएगा। और जब सेल पुराना हो जाएगा आपको लगेगा अरे सेल इतना बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा सा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस तो अपना साइज नहीं बदला, लेकिन उसके आसपास सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है उसका आकार बढ़ गया अगर, तो सेल बड़ा हो गया। अब सेल अगर बड़ा हो गया तो फिर अपने आप उसका न्यूक्लियस क्या होगा? कंपैरिजन में छोटा दिखेगा। जस्ट लाइक दिस, अगर नया सेल बना है तो उसका न्यूक्लियस का आकार, तो अपीयरेंस में क्या देख रहे हैं? आपको दिखाई देगा इसका न्यूक्लियस बड़ा है कंपैरेटिवली। अब सेम साइज का अगर न्यूक्लियस बनाते हैं, देखिए तो दोनों न्यूक्लियस में कोई अंतर है? लगभग साइज सेम है, थोड़ा सा बड़ा ही कर दें। दोनों न्यूक्लियस बराबर है, लेकिन अब क्या हुआ? समय के साथ इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया। अब देखिए तो सेम न्यूक्लियस सेम साइज के रहने के बावजूद आप जब दोनों सेल को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने वाले सेल में न्यूक्लियस छोटा नजर आ रहा है, जबकि नए वाले सेल में न्यूक्लियस बड़ा नजर आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसका साइटोप्लाज्मिक मास बढ़ गया, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि सेल अपने आप को फिर से डिवाइड करेगा और वापस इस स्टेज में आ गए। तो दो नए सेल्स बनेंगे और फिर ये सेल अपना लाइफ उसी तरीके से शुरू करेगा। तो ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना, फिर से ये और ये बड़े सेल में कन्वर्ट होगा और फिर इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल्स बनेंगे। इससे भी है ना सेल एनलार्जमेंट होगा और इससे फिर दो डॉटर सेल्स बनेंगे। यानी एक सेल के लाइफ में अगर ये इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है ना, तो इससे यहां लेकर आए, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज से ये आया स्टेज सेकंड में, स्टेज सेकंड से ये कहां आएगा? स्टेज थर्ड में। ठीक है, ये बढ़ा और ये दो डॉटर सेल्स में बढ़ गया।
इधर गया, ये इधर गया, उसके बाद ये अपना साइज बढ़ाएगा, ये भी अपना साइज बढ़ाएगा और फिर ये सेल डिवीजन की ओर जाएगा और दो डॉटर सेल्स बने। इस तरीके से ये स्टेज चलता रहेगा। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, और उसके बाद ये थर्ड स्टेज में दो डॉटर सेल्स बने, फिर ये यहाँ से यहाँ से। यानी ये प्रोसेस सेल के लाइफ पे लगातार कंटिन्यूड रहेगा। तो इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं, सेल का जीवन चक्र। और इस सेल साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? सेल डिवीजन। तो यही वजह है कि हम इस चैप्टर को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखिए फिगर में देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ cell cycle and its division. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल साइकिल एंड इट्स डिवीजन, यानी सेल का साइकिल और सेल का डिवीजन। क्वेश्चन देखिए तो, इफ वी हैव टू पिक अप सिमिलर स्ट्रक्चर to the mitochondria in a bacteria, we will choose पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा चॉइस राइबोसोम, तीसरा चॉइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा चॉइस फिम्ब्री। ए पार्ट ऑफ, पहले क्वेश्चन लिखिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है older cells are more in cytoplasm। दूसरा है older cells have more dense
साइटोप्लाज्म। तीसरा है older cells have more water in cytoplasm। चौथा है older cells will have more smaller nucleus in appearance। How many statements are true? 1, 2, 3, 4। ह्यूमन में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का एग्जांपल दीजिए तो। और इन जनरल यूकैरियोट्स में जिसके पास न्यूक्लियस है, वैसा कोई सेल जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओरिजिन होता ही होता है। फंजाई, ये हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब है आंसर देने की बारी। बताइए क्या होना चाहिए पहला वाले का। क्या कहता है? If we have to pick up similar structure to mitochondria in a bacteria, we will choose cytoplasm, ribosome, a part of plasma membrane or fimbriae। जब आंसर आपको डायरेक्टली ना समझ में आए तो हम लोग को किस मेथड से आंसर पता करना चाहिए पता है? हाँ, तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए, कम टू साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म क्या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर सकता है? नहीं करेगा। राइबोसोम नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो एनर्जी जनरेट करता है। पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, इट इज मेसोसोम। तो यहां तो सही लग रहा है। फिम्ब्री नहीं, इसका काम क्या है? फिम्ब्री अटैचमेंट। फिम्ब्री आर देयर फॉर अटैचिंग द बैक्टीरिया विथ ए सॉलिड सरफेस। किसी है ना सॉलिड सरफेस के साथ बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए फिम्ब्री काम करता है, इसलिए ये नहीं होगा। मेसोसोम जो है वो एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस करना, ये भी करता है। इसीलिए पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन could be taken up similar to the mitochondria of a eukaryotic cell। Now come down to this, following are the statements। कितने स्टेटमेंट सही लग रहे हैं? एक या दो या तीन या चारों के चारों? एक एक जवाब देगा। अभी का पढ़ाया हुआ चीज यहाँ आया है। किससे शुरुआत करें? चलिए, क्या होना चाहिए? चारों सही होगा, तीन सही, दो सही, एक सही। काहे नहीं बना? क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या अंग्रेजी नहीं पता चला, या जो समझा रहे थे उसको ऐसे ही लिए हल्के में। वेरी बैड, अटेंटिव नहीं है। सेकंड बेंच कितना सही होगा? थर्ड बेंच
आपका कहना है फोर्थ सही है, और यानी इन चारों में आपको एक ही सही लग रहा है। अच्छा अभी आप विचार कर, सेकंड भी सही है। अच्छा ठीक, तो अभी आप ए में थे, अब उछलकर बी पर गए। कितने स्टेटमेंट सही है वही तो यहाँ पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर एक सही है तो वन होगा, ए होगा आंसर। अगर दो सही लग रहा है तो बी आंसर होगा। इस तरह से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें कितने सही लगने हैं? वही दोनों लग रहा है सही। इधर क्या कहना है? आपका कहना है ये वाला सही है केवल, बाकी बाकी के बारे में आप फर्स्ट एंड फोर्थ कहना चाहते। चलिए कोई मतलब सिमिलरिटी सबके आंसर में नहीं है, किसी किसी का अलग है, किसी का कुछ। देखिए फिर से एलिमिनेशन राउंड पे आए, है ना, जो गलत है उसको हटाते चलेंगे। कह रहा है ओल्डर सेल्स आर मोर इन साइटोप्लाज्म, ये सही होगा ना? जैसे जैसे बड़ा होगा मटेरियल एक्यूमुलेट भी तो होगा, इसलिए तो सही होगा ही। ओल्डर सेल्स है मोर डेंस साइटोप्लाज्म, ज्यादा अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि वाटर भी लेगा, इसलिए ये सही नहीं होगा, बल्कि ये सही हो जाएगा। ओल्डर सेल्स है मोर वाटर इन देयर साइटोप्लाज्म। अभी नया नया बना है, वाटर एब्जॉर्ब करने का मौका कहाँ मिला है ज्यादा, इसलिए न्यूली फॉर्म सेल्स में डेंसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म अधिक होता है। और जैसे जैसे ओल्डर होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वाटर की जरूरत अधिक होती है, रिएक्शन मीडियम का जरूरत होता है, इसलिए वाटर बढ़ता है। और ऐसे ही नहीं कहा गया है सेल वाले में कि 70 से 80% साइटोप्लाज्म का वाटर ही होता है, इसीलिए ओल्डर सेल्स में ज्यादा कौन होगा? वाटर, डेंसिटी हो जाएगा कम। तो ये अगर सही होता तो ये गलत, ये सही है तो ये गलत हो गया। चौथा है ओल्डर सेल्स विल हैव मोर स्मॉलर न्यूक्लियस इन अपीयरेंस, ये भी सही होगा। तो हाउ मेनी आर देयर, कितने करेक्ट हैं? दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जाइए।